तो दोस्तों एक बेहतरीन थ्रिलर रोमांटिक सीरीज हमें देखने को मिल रही है प्राइम वीडियो पर, जो आज के दिन रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर को द गर्लफ्रेंड नाम की ये जो सीरीज़ है ये रिलीज़ हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी यानी सीरीज़ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ब्यूटी इन ब्लैक एक अमेरिकी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका निर्माण, निर्देशन और कार्यकारी निर्माण टायलर पेरी ने किया है। इस सीरीज में क्रिस्टल स्टीवर्ट और टेलर पोलिडोर विलियम्स दो अलग-अलग जिंदगी जीने वाली महिलाओं की भूमिका में है। 16 एपिसोड की इस ड्रामा सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 24 अक्टूबर 2024 को होगा। 1, 2 और इसका दूसरा भाग 6 मार्च 2025 को रिलीज होगा। 3. आधार: विपरीत दिशाओं से आई दो युवतियां एक दूसरे से मिलती है। एक महिला स्ट्रिपर के रूप में अपनी दिनचर्या को चलाने का प्रयास करती है, जो एक हिंसक दलाल के साथ बंधक बनी हुई है। दूसरी महिला एक सफल हेयर केयर रिलैक्सर कंपनी चलाती है, जिसके ससुराल वाले खराब व्यवहार करते हैं और वैवाहिक जीवन प्रेमहीन है। कलाकार और पात्र: मुख्य किम्मी के रूप में टेलर पोलिडोर विलियम्स, क्रिस्टल स्टीवर्ट मैलोरी बेलारी के रूप में, रिको रॉस होरेस बेलारी, एम्बर रेन स्मिथ रेन के रूप में, जेवियर स्मॉल्स एंजेल के रूप में, जूलियन हॉर्टन रॉय बेलारी के रूप में, स्टीवन जी नॉरफ्लीट चार्ल्स बेलारी के रूप में, रिचर्ड लॉसन नॉर्मन के रूप में, टेरेल कार्टर वर्नी के रूप में, केल्विन के रूप में शैनन वालेस, चार्ल्स मलिक वेटफील्ड जूल्स के रूप में, डेबी मॉर्गन ओलिविया बेलारी के रूप में, पुनरावर्ती डीकिया एंडरसन लेस्ली के रूप में, ब्रायन तनाका अधिकारी एलेक्स के रूप में, जॉय रोवारिस गिलियन के रूप में, तामेरा टी किसेन बॉडी के रूप में, उर्सुला ओ रॉबिन्सन डेलिंडा के रूप में, एशले वर्शर लीना के रूप में, जॉर्ज मिडलब्रुक अधिकारी ट्रैक्सन के रूप में, टीएस मेडिसन डागा के रूप में, डेबो के रूप में थियोन वॉल्स। स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया: पहले सीजन को टेलीविजन आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 10 द गार्जियन के टेलीविजन आलोचक एंड्रयू लॉरेंस ने इसे 5 में से 1 स्टार देते हुए लिखा, स्ट्रीमर के लिए बेहद सफल मोगुल की पहली ड्रामा सीरीज एकायामी पात्रों और बेतरतीब कथानक के साथ एक आपदा है। 11 डिसाइडर के जोएल केलर ने भी इसे नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, टायलर पेरी की ब्यूटी इन ब्लैक चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह सूक्ष्म है, जो कुछ ऐसा है जिसे देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि हमने गंभीर गालियों से भरे पहले एपिसोड में नहीं देखा, लेकिन मैलोरी बेलेयर के रूप में क्रिस्टल स्टीवर्ट के प्रदर्शन पर ध्यान दिया। 12 दर्शकों की संख्या: ब्यूटी इन ब्लैक अपनी उपलब्धता के पहले 4 दिनों में 5.6 मिलियन व्यूज के साथ नेटफ्लिक्स की चौथी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। दूसरे हफ्ते में यह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के स्ट्रीमर के टीवी चार्ट में 8.7 मिलियन व्यूज के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। रो 2 टायलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। अपने कठोर जीवन से बाहर निकलने के लिए एक युवा स्ट्रिपर, किम्मी बेलारी परिवार द्वारा स्थापित ब्यूटी इन ब्लैक हेयर स्कूल के लिए हेयर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का प्रयास करती है। 2 डैडी के साथ नृत्य टायलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। रेन के असफल बीबीएल के बाद किम्मी जूल्स की अवज्ञा करती है और बॉडी उसे अस्पताल ले जाती है और क्लब में एक प्रभावशाली क्लाइंट के साथ समझौता कर लेती है। इस बीच निजी सड़क पर हुई दुर्घटना के बाद मैलोरी और रॉय एकजुट होने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि घटनाओं का एक अराजक सिलसिला शुरू हो जाता है। 3 बाद टायलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। किम्मी को अपने फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ता है। नॉर्मन और दूसरे बेलेयर्स के बीच तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि वह हिट एंड रन कांड के जवाब रुआने लगता है। 4 परिवार के साथ टायलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। ओलिविया अपने बेटों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली चाल चलती है। एंजेल किम्मी के सामने एक खतरनाक प्रस्ताव लेकर आता है। जैसे ही कंपनी के खिलाफ मुकदमा सार्वजनिक होने लगता है, मैलोरी एक रणनीति पर विचार करती है।
5 धागों को खोलना, टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। अपनी चट्टान पाने के बाद एंजेल और किम्मी एक अलग योजना बनाते हैं। जूल्स परिवार की बागडोर संभालता है। मुश्किल फैसले का सामना करते हुए नॉर्मन का शक बढ़ता जाता है। 6 बैंग बैंग टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। मैलोरी जब अपनी दूसरी औरत की तलाश में होती है तो रॉय का अहंकार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। किम्मी और एंजेल कोई रास्ता ढूंढते हैं। नॉर्मन का दुरैक एक खूनी मोड़ ले लेता है। 7 समान खेल का मैदान टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। रॉय से तंग आकर मैलोरी मामले को अपने हाथ में ले लेती है। नॉर्मन सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तभी एक जाना-पहचाना चेहरा सामने आता है। किम्मी और एंजेल आगे बढ़ते हैं। 8 कर्म का नाश टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। योजनाएं और रहस्य पूर्ण रूप से सामने आते हैं। जब होरेस डकैती के पीछे के बिंदुओं को जोड़ता है, मैलोरी अपना प्रभुत्व स्थापित करती है और बॉडी एक योजना को क्रियान्वित करती है जो किम्मी को उसके टूटने के बिंदु तक पहुंचा देती है। भाग 2। 9 बिना सोचे समझे आग बबूला होना टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। बॉडी और डेलिंडा की नई चाल के बारे में जानने के बाद किम्मी अपनी बहन सिल्वी के लिए जिंदगी और मौत का मिशन शुरू करती है। इस बीच बेल्लारी परिवार अपने ही एक सदस्य की मौत का शोक मना रहा है, जिसके चलते वे सच्चाई जानने की योजना बना रहे हैं। 10 सत्ता संघर्ष टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। जूल्स किम्मी की तलाश शुरू करता है, क्योंकि वह लगातार गड़बड़ी फैला रही है। होरेस नॉर्मन के आपराधिक कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। किम्मी का मिशन उसकी अलग हो चुकी मां से दुश्मनी भरे पुनर्मिलन की ओर ले जाता है। 11 दीवार के सामने टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। मैलोरी के लिए मुकदमा और भी बदतर होता जा रहा है, क्योंकि वह नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। होरेस हाल ही में हुए बवाल को सुलझाना शुरू करता है। किम्मी अपनी बहन की तलाश में खतरनाक कदमों को और आगे ले जा रही है। 12 हॉट सीट टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। जूल्स किम्मी की तलाश में एक खोजी दल भेजती है। एंजेल जिंदा रहने के लिए एक खतरनाक खेल खेलती है। गलतफहमी के कारण वर्नी खुद को एक और घोटाले में फंसा पाता है। 13 किसी भी तरह से टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। होरेस किम्मी के साथ एक आशाजनक सौदा करता है। इसी बीच एंजेल को क्लब में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक दुर्घटना ने एक और बेलारी को अस्पताल पहुंचा दिया है। 14 जंगल की सवारी टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। रॉय के लिए फंदा कसने लगता है जब मैलोरी को स्ट्रिप क्लब में रॉय की बेवफाई का पता चलता है। अपनी बहन की तलाश में किम्मी खुद को और भी मुश्किल में पाती है। 15 शेर की मांद टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। होरेस ने एक योजना शुरू की है जिससे पूरा परिवार सतर्क हो गया है। किम्मी खबर बन जाती है। एंजेल और रेन अगले कदम पर आगे बढ़ते हैं। 16 अब इसे थंडर बनाओ टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। रहस्य झूठ धोखे से स्थिति बदल जाती है जब होरेस किम्मी को जीवन बदल देने वाला निर्णय देता है, जिससे परिवार के बाकी सदस्य साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो जाते हैं। उत्पादन अक्टूबर 2023 में टाइलर पेरी ने नेटफ्लिक्स के साथ बहुवर्षीय फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 12 फरवरी 2024 को यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने 16 एपिसोड की ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक का ऑर्डर दिया है, जो डील के तहत स्ट्रीमिंग सेवा के लिए उनकी पहली सीरीज है। 1 अप्रैल 2024 में टेलर पोलिडोर विलियम्स और क्रिस्टल स्टीवर्ट के साथ कलाकारों की घोषणा की गई। एम्बर रेन स्मिथ, रिको रॉस, डेबी मॉर्गन, रिचर्ड लॉसन, स्टीवन जी. नोराफ्लेट, जूलियन हॉर्टन और टेरेल कार्टर श्रृंखला के नियमित कलाकार हैं। 5 शैनन वालेस, ब्रायन तनाका, जॉय रोवरिस, जेवियर स्मॉल्स, चार्ल्स मलिक वेटफील्ड, तामेरा टी किशन, उर्सुला ओ. रॉबिन्सन, एशले वर्शर और जॉर्ज मिडलब्रुक को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया।
मार्च 2025 में नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 भाग 2 की रिलीज के बाद शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। इस सीरीज ने काफी लोकप्रियता हासिल की। भाग 1 नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में 4 हफ्ते तक रहा और अपने दूसरे हफ्ते में 28 देशों में नंबर 1 पर पहुंच गया। सीजन 2 को 2 भागों में रिलीज करने की योजना है। शैली नाटक, धारावाहिक के द्वारा बनाई गई टाइलर पेरी। अभिनीत टेलर पोलिडोर विलियम्स, क्रिस्टल स्टीवर्ट, एम्बर रेन स्मिथ, जेवियर स्मॉल्स, टी.एस. मेडिसन, जूलियन हॉर्टन, स्टीवन जी. नॉराफ्लीट, रिचर्ड लॉसन, टेरेल कार्टर, शैनन वालेस, चार्ल्स मलिक व्हिटफील्ड, डेबी मॉर्गन। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। ऋतुओं की संख्या 1। एपिसोड की संख्या 16। उत्पादन, कार्यकारी निर्माता टाइलर पेरी, एंजी बोन्स, टोनी स्ट्रिकलैंड। कैमरा सेटअप एकल कैमरा। कार्यकारी समय 42-58 मिनट। उत्पादन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियो। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। मुक्त करना 24 अक्टूबर 2024। वर्तमान टेलर पोलिडोर एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरीज स्नोफॉल और ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिकाओं से की थी और 2024 में नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका में नजर आईं। जीवन और करियर। पोलिडोर का जन्म और पालनपोषण ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। उन्होंने कैटी, टेक्सास में 7 लेक्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 पोलिडोर ने 2008 की कॉमेडी फिल्म वेलकम होम रोस्को जेनकिंस में एक छोटी सी भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर शुरुआत की। 3 बाद में वह सच्ची अपराध टेलीविजन श्रृंखला स्नैप्ड, किलर कपल्स और फैटल अट्रैक्शन में दिखाई दीं और द रेजिडेंट, स्टेप अप, हाई वाटर और जीनियस आर्था में अतिथि भूमिका निभाई। 2018 से 2019 तक CW सुपरहीरो श्रृंखला ब्लैक लाइटनिंग में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2021 से 2023 तक पोलिडोर ने FX क्राइम ड्रामा सीरीज स्नोफॉल में बाउंटी हंटर डलास अली की भूमिका निभाई। 2022 से 2023 तक उन्होंने CW स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिका निभाई। 2 बाद में 2022 में पोलिडोर को ऑल ब्लॉक अलौकिक ड्रामा सीरीज विकेड सिटी में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में लिया गया। 2023 में उन्हें टाइलर पेरी की ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में लिया गया। 2024 में पेरी ने पोलिडोर को अपनी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में क्रिस्टल स्टीवर्ट के साथ मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में लिया। व्यक्तिगत जीवन। 2022 में क्रिसमस के दिन सगाई करने के बाद 4 मई 2024 को पोलिडोर ने अटलांटा के सर्जरी रेजिडेंट जेरो विलियम्स से शादी कर ली। 10-11 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2008 घर में आपका स्वागत है, रोस्को जेनकिंस घरेलू लड़की। 2016 मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं, लाना छोटा। डैडी का बचाव वयस्क चमेली छोटा। मोजेक मारा एंडरसन। 2017 एक पर वापस, प्रथम स्थान एलिसिया। डर्टी साउथ हाउस अरेस्ट जेनोबिया। 2018 आपकी पसलियां नहीं पेरिस छोटा। 2019 आपके बिना बेवेट छोटा। 2020 सवारी इसाबेल बेल किंग छोटा। 2024 काले धन में तलाक रोना। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 स्नैप्ड, किलर कपल्स निक्की हिल एपिसोड, राहेल कम्बरलैंड और जॉन विलियम्स। घातक आकर्षण डेनिटा स्मिथ एपिसोड, कॉलेजिएट किलिंग। 2015 घातक आकर्षण शेरोन एपिसोड, एक घातक प्यार। कॉलेज बॉयफ्रेंड्स द वेब सीरीज कैसी लैटिमोर एपिसोड, अलग दिन वही पुरानी बातें। 2018 निवासी ट्रीना एपिसोड, स्वतंत्रता दिवस। कदम बढ़ाए, उच्च जल छात्र नंबर 1 एपिसोड, पायलट।
प्री क्वार्टर लाइफ क्राइसिस थिया लेरॉक्स मुख्य कलाकार। 2018 से 19 एक सुपरहीरो का नाम लिसा आवर्ती कलाकार, सीजन 1 और 3। 2019 से 22 जिज्ञासु जॉर्ज विनी आवाज अतिथि, सीजन 11 से 13 आवर्ती कलाकार, सीजन 15। 2020 से 21 यह पोनी है क्लारा आवाज आवर्ती कलाकार। प्रतिद्वंद्वी की बात लिलियन मुख्य कलाकार। 2021 काली कुंग फू लड़की ताशा मुख्य कलाकार। क्रिस्टल स्टीवर्ट सेब्रेचट्स जन्म 20 सितंबर 1981 एक अमेरिकी अभिनेत्री और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता है। स्टीवर्ट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में की थी, जब उन्होंने ओन टीबीएस कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज फॉर बेटर और वर्से में रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली मॉरिस की भूमिका निभाई थी, जो 2017 तक चली। इसके तुरंत बाद वह 2018 की फिल्म ए क्रिमिनी में दिखाई दीं। उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए 2008 और मिस यूएसए 2008 का खिताब भी जीता। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह शीर्ष 10 में रहीं। 2020 से 2023 तक स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक रहीं। मिस यूएसए 2022 में पक्षपात, परिणामों में हेराफेरी और मिस यूएसए 2021 में यौन उत्पीड़न मैक्स सेब्रेचट्स के आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि जांच में यह निष्कर्ष निकला कि हेराफेरी के आरोप झूठे थे। असहमति के कारण उन्होंने अगस्त 2023 में आधिकारिक रूप से पद छोड़ दिया। जीवन और करियर। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टल डेनिस स्टीवर्ट एक अफ्रीकी अमेरिकी है। जलूस। स्टीवर्ट ने 1 जुलाई 2007 को टेक्सास के लारेडो में आयोजित एक राज्य प्रतियोगिता में 121 अन्य प्रतियोगियों को हराकर मिस टेक्सास यूएसए 2008 का खिताब जीता। 3-4 उस समय वह एक पार्टी प्लानिंग और प्रेरक भाषण कंपनी चलाती थी और पेशेवर रूप से मॉडलिंग करती थी। उन्होंने अप्रैल 2008 में आयोजित मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया। स्टीवर्ट ने मिसौरी सिटी के एल्किंस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2007 में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त स्टीवर्ट ने ह्यूस्टन के बार्बिजोन मॉडलिंग एंड एक्टिंग स्कूल से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 सितंबर 2008 में न्यूयॉर्क में मर्सिडीज बेंज फैशन वीक में मिस टीन यूएसए स्टेवी पेरी के साथ दिखाई देती स्टीवर्ट। मिस टेक्सास यूएसए खिताब के लिए स्टीवर्ट का यह 5वां प्रयास था। उन्होंने 2006 और 2007 दोनों स्पर्धाओं में प्रथम रनरअप रहीं, 2005 में तीसरी रनरअप रहीं और 2003 में सेमीफाइनल में जगह बनाई। राज्य प्रतियोगिता में उनकी पहली उपस्थिति 2002 में थी, जब उन्होंने मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए मिस टेक्सास यूएसए 2003 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 2004 में स्टीवर्ट ने फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की और मिस टेक्सास यूएसए 2005 में टायलर विलिस के बाद तीसरे रनरअप रहीं। 6 अगले वर्ष उन्होंने मिस ह्यूस्टन स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लिया और लॉरेन लैनिंग के बाद पहली रनरअप रहीं। उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए 2006 में मिस हैरिस काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की। 2006 में वह दूसरी बार मिस ह्यूस्टन के लिए प्रथम रनरअप रही और एक डबल पुनरावृत्ति में 2007 राज्य प्रतियोगिता मिस साउथ ईस्ट टेक्सास के रूप में प्रतिस्पर्धा में मिस ह्यूस्टन मैगन एलिस के लिए प्रथम रनरअप रहीं। 8-9 2007 में उन्होंने किसी स्थानीय खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि मिस टेक्सास यूएसए 2008 के लिए एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी का खिताब अपने नाम किया। वह राज्य टेलीविजन प्रतियोगिता में मिस ह्यूस्टन ब्रुक डेनियल्स के साथ अंतिम 2 में पहुंचीं, जो मिस टेक्सास यूएसए 2007 की उपविजेता भी थीं। इस बार स्टीवर्ट ने खिताब जीता और मिस टेक्सास यूएसए 2008 का ताज पहनाया गया। उन्होंने एवरीथिंग बट वाटर स्विमसूट पुरस्कार भी जीता, जिसकी घोषणा प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान की गई थी। स्टीवर्ट मिस टेक्सास यूएसए का ताज जीतने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी है। चेल्सी स्मिथ को 1995 में मिस टेक्सास यूएसए और बाद में मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 11 अप्रैल 2008 को स्टीवर्ट ने मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया
जहां वह मिस यूएसए का खिताब जीतने वाली नवीं टेक्सास निवासी बनी। 10 अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चैरिटी संस्थाओं के लिए काम किया, मीडिया साक्षात्कार दिए और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। 26 अप्रैल को उन्होंने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के रात्रिभोज में भाग लिया। स्टीवर्ट ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से उपभोक्ता विज्ञान और मर्चेंडाइजिंग में डिग्री प्राप्त की है। 11 स्टीवर्ट को ह्यूस्टन में नील हैमिल एजेंसी द्वारा एक मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। 12 स्टीवर्ट अन्य मिस यूनिवर्स प्रतियोगियों के साथ वियतनाम के तट पर यूएसएनएस मर्सी का दौरा करती हुई। 13 जुलाई 2008 को स्टीवर्ट ने वियतनाम के nha Trang में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और शीर्ष 10 में जगह बनाई। स्टीवर्ट 2007 में रेचल स्मिथ के बाद लगातार दूसरी मिस यूएसए बनी, जो शाम के गाउन प्रतियोगिता के दौरान लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके बाद उन्होंने दर्शकों को तालियां बजाकर तालियां बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। 13 स्मिथ के विपरीत स्टीवर्ट शीर्ष 5 में नहीं पहुंच पाईं, 14 और कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रहीं। मैडिसन हिंटन, जिन्हें पेशेवर रूप से टीएस मैडिसन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी मनोरंजनकर्ता और अभिनेत्री है। रियलिटी शो द टीएस मैडिसन एक्सपीरियंस के साथ वह अपनी रियलिटी सीरीज में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करने वाली पहली अश्वेत ट्रांसजेंडर महिला बनी। 2 उन्होंने जोला और ब्रो सहित फिल्मों में अभिनय किया है और वह सीजन 15 से रूपॉल्स ड्रैग रेस की स्थायी जज रही है। 3 जीवन और करियर। मियामी, फ्लोरिडा की मूल निवासी, 2 मेडिसन 2013 में न्यू वीव 22 इंच नामक एक वाइन क्लिप के रिलीज होने के बाद वायरल होने के बाद प्रसिद्धि में आईं। वीडियो में वह अपने नग्न शरीर को उजागर करती है। 4 इस दौरान मेडिसन वयस्क फिल्मों में अभिनय कर रही थी और एक सफल प्रोडक्शन कंपनी चला रही थी। 5 LGBTQ&A पॉडकास्ट पर मेडिसन ने कहा कि ट्रांस होने के कारण कई नौकरियों से निकाले जाने के बाद उन्होंने सेक्स वर्क करना शुरू कर दिया। 5 मेडिसन एक ट्रांस महिला है। 6 मेडिसन ने 2014 में पिंक मनी रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनका पहला एल्बम द न्यू सुप्रीम रिलीज हुआ। 7 स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता। मेडिसन ने 2015 में अपना संस्मरण ए लाइट थ्रू द शेड, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए क्वीन प्रकाशित किया। 8 वह 2016 में ड्रॉप गीत पर एलिस मिया और रूपॉल के साथ दिखाई दी। 9 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता और 2021 में डिक दिस बिग गीत पर टॉडरिक हॉल के साथ सहयोग किया। 10 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। मेडिसन ने नेटफ्लिक्स पर जोला और द परफेक्ट फाइंड जैसी छोटी अभिनय भूमिकाएं निभाई है। 5 मेडिसन ब्रोस में भी दिखाई दी, जिसे एक प्रमुख स्टूडियो की पहली समलैंगिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में बिल किया गया था। 11 मेडिसन ने रूपॉल्स ड्रैग रेस में अतिथि न्यायाधीश के रूप में कई बार उपस्थिति दर्ज कराई, बाद में सीजन 15 से एक नियमित न्यायाधीश बन गईं। 2019 में सिल्की नटमेग गनाचे ने रूपॉल्स ड्रैग रेस सीजन 11 के स्नैच गेम एपिसोड में मेडिसन का प्रतिरूपण किया और चुनौती जीत ली। 12 2021 में द टीएस मेडिसन एक्सपीरियंस वीटीवी पर प्रसारित हुआ, जिससे मेडिसन अपने स्वयं के रियलिटी शो में अभिनय करने वाली पहली अश्वेत ट्रांस महिला बन गईं। मेडिसन इस श्रृंखला की कार्यकारी निर्माता भी थीं। 2 मेडिसन की आवाज को बेयोंस के 2022 एल्बम रेनेसां के गीत कोजी में सैंपल किया गया है। 13 31 मार्च 2025 को मेडिसन ने अटलांटा में पूर्व में जेल में बंद अश्वेत ट्रांस महिलाओं के लिए एक पुनर्प्रवेश गृह टीएस मेडिसन स्टार्टर हाउस का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन ट्रांस डे ऑफ विजिबिलिटी के साथ हुआ। मेडिसन इस कार्यक्रम पर एक डॉक्यूसीरीज बना रही है। 14 पुरस्कार। मेडिसन को ग्रूबी द्वारा आयोजित 2016 ट्रांसजेंडर इरोटिका अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15/16/2019 में उन्हें आउट की 100 प्रभावशाली LGBTQ लोगों की सूची में शामिल किया गया। 17/2022 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वायरल पल के लिए वावी पुरस्कार जीता। 18/2022 में मेडिसन और डोमिनिक मॉर्गन को NYC प्राइड परेड के ग्रैंड मार्शल के रूप में चुना गया।
नवंबर 2020 में 15 स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक बनी, जिससे प्रतियोगिताएं मिस यूनिवर्स संगठन से अलग एक नए स्वतंत्र संगठन में विभाजित हो गईं। 16 वह यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं। 17 अक्टूबर 2022 में स्टीवर्ट और उनकी कंपनी मिस ब्रांड कॉरपोरेशन को पूर्व प्रतियोगियों द्वारा पक्षपात, परिणामों में हेराफेरी और यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए जाने के बाद प्रतियोगिता के आयोजन में उनकी भूमिकाओं से निलंबित कर दिया गया था। 18-19 उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में पद छोड़ दिया। 20-15 होस्टिंग स्टीवर्ट ने 31 जुलाई 2009 को सेथ गोल्डमैन के साथ मिलकर मिस टीन यूएसए 2009 प्रतियोगिता की मेजबानी की। 24 जुलाई 2010 को गोल्डमैन और स्टीवर्ट ने एक बार फिर मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता की मेजबानी की। स्टीवर्ट ने कई मिस टेक्सास यूएसए प्रतियोगिताओं की सहमेजबानी भी की, जिनमें से कुछ में उनके बेल्जियम में जन्मे पति, मॉडल मैक्स सेब्रेचट्स, एनएल, 9 अगस्त 2014 को विवाहित, शामिल थे। 21 और उन्होंने जेसन फीनबर्ग के साथ भी सहमेजबानी की। 22 स्टीवर्ट ने 5 जून 2016 को लास वेगास, नेवादा में मिस यूएसए 2016 प्रतियोगिता में फाइनल जज के रूप में काम किया। 23 अभिनय 2011 में स्टीवर्ट ने सिटकॉम हाउस ऑफ पाइने के एक एपिसोड में अभिनय की शुरुआत की। उसी वर्ष पेरी ने उन्हें टीबीएस ओडब्ल्यूएन कॉमेडी ड्रामा सीरीज फॉर बेटर और वर्से में 6 सीजन की श्रृंखला के लिए लेस्ली मॉरिस की भूमिका निभाने के लिए एक श्रृंखला की मुख्य भूमिका में लिया। 2012 में पेरी ने स्टीवर्ट को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने गुड डीड्स में एक सचिव की भूमिका निभाई। 2017 में फिर से उन्हें अल्पकालिक टीएलसी ड्रामा सीरीज टू क्लोज टू होम में एक नियमित श्रृंखला के रूप में कास्ट किया। 2018 में उन्हें पेरी की थ्रिलर ए क्रिमिनी में कास्ट किया गया। 25 टाइलर पेरी प्रोडक्शंस में अपनी भूमिकाओं के अलावा स्टीवर्ट टेलीविजन श्रृंखला द एक्सेस के एक एपिसोड में दिखाई दीं। 2024 में स्टीवर्ट को नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 26 व्यक्तिगत जीवन उन्होंने अगस्त 2014 में बेल्जियम के मॉडल मैक्स सेब्रेचट से शादी की। 27 2017 में दंपति ने अपने पहले बच्चे, एक बेटी का स्वागत किया। 28 उनके पास अभी एक बच्चा है, लेकिन वे निकट भविष्य में जुड़वा बच्चे पैदा करने की इच्छा रखते हैं। जूलियन हॉर्टन, जन्म 12 दिसंबर 1991, एक अमेरिकी अभिनेता और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है। उन्हें टाइलर पेरी की नेटफ्लिक्स सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक 2024 में रॉय बेलारी की भूमिका के लिए जाना जाता है। हॉर्टन ने खेल से अभिनय की ओर रुख किया और फिल्म और टेलीविजन में अपने अभिनय के लिए पहचान बनाई। 1-2 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जूलियन हॉर्टन का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था और उनका पालनपोषण अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। 2 उन्होंने नॉरक्रॉस, जॉर्जिया में ग्रेटर अटलांटा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में अरकांसस रेजरबैक्स के लिए एक वाइड रिसीवर के रूप में कॉलेज फुटबॉल खेला। 3-4-5 जीवन और करियर अपने सीनियर सीजन के बाद हॉर्टन ने एक पेशेवर फुटबॉल करियर का पीछा किया। मई 2010 में टेनेसी टाइटंस के साथ हस्ताक्षर किए, इससे पहले कि एक प्रीसीजन गेम खेलने के बाद अगस्त में उन्हें छोड़ दिया गया। 6-7 हॉर्टन ने 2018 में अभिनय में बदलाव किया, अमेजन प्राइम के द हाउस इनविक्टस में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उनके शुरुआती काम में CW पर लेगेसीज और BET पर ब्रूह जैसे शो में अतिथि भूमिकाएं शामिल थीं। 2021 में हॉर्टन ने जेके सिमंस और स्टीफन जेम्स के साथ अभिनय करते हुए नेशनल चैंपियंस के साथ थिएटर में शुरुआत की। 2022 में हॉर्टन ब्लैक स्पार्टन्स में नील मैकडोनो और जे अल्फोंस निकोलसन के साथ दिखाई दिए। 12 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2018 लत ब्रैंडन छोटा 2019 समापन रयान 2020 हाउस इनविक्टस बेरी 2020 लाभ सूची पुलिसमैन 2021 स्ट्रिक्टली फॉर द स्ट्रीट्स खंड 1 स्कूटर 2021 राष्ट्रीय चैंपियन ऑरलैंडो बिशप
2021 स्ट्रिक्टली फॉर द स्ट्रीट्स, खंड 2 ब्रायंट बोस्मिथ। 2022 विषाक्तता टीजे। 2023 मौली सिंगर की पुनः शिक्षा शेखीबाज। 2023 प्यार के साथ दौर में फ्रेडी कोल, निर्माता। 2024 रंगीन टैग ट्रे छोटा। 2024 मुक्त करना जूलियस। टीबीडी ब्लैक स्पार्टन्स जीन वाशिंगटन। टीबीडी हॉलीवुड के उत्तर में डैनियल एंडरसन। टीबीडी 1 को जीवित छोड़ दिया टिल। स्टीवन जी। नॉराफ्लीट एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन मिनी सीरीज वॉचमैन 2019 और जीनियस आरेथा 2021 में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 2024 में नॉराफ्लीट ने नेटफ्लिक्स सोप ओपेरा ब्यूटी इन ब्लैक में अभिनय किया। जीवन और करियर। नॉराफ्लीट का जन्म डेट्रॉयट, मिशिगन में हुआ था और उन्होंने अटलांटा, जॉर्जिया के मोरहाउस कॉलेज से स्नातक किया। एक अटलांटा में रहते हुए नॉराफ्लीट ने एक डांसर के रूप में काम करना शुरू किया और 2010 में डांस ड्रामा फिल्म स्टॉम्प द यार्ड, होमकमिंग में एक डांसर की भूमिका निभाते हुए अपनी शुरुआत की। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला शेमलेस, अंडरग्राउंड, बीइंग मैरी जेन, शिकागो पीडी, डायनेस्टी और गुड गर्ल्स में अतिथि भूमिका निभाई। 2019 में HBO श्रृंखला वॉचमैन में ओबी विलियम्स के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2021 में नॉराफ्लीट ने नेशनल ज्योग्राफिक की जीवनी श्रृंखला जीनियस आरेथा में सोल गायिका एरिथा फ्रैंकलिन के भाई सेसिल फ्रैंकलिन की भूमिका निभाई। 3 अगले वर्ष उन्होंने AMC गॉथिक हॉरर श्रृंखला इंटरव्यू विद द वैम्पायर में अतिथि भूमिका निभाई। 2023 में वह टायलर पेरी के BET+ सोप ओपेरा रूथलेस के कलाकारों में शामिल हो गए। अगले वर्ष पेरी ने उन्हें अपनी नेटफ्लिक्स श्रृंखला ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। 5-6 व्यक्तिगत जीवन। नॉराफ्लीट खुले तौर पर समलैंगिक है। उन्होंने और टेलीविजन निर्देशक एंथनी हेमिंग्वे ने 2014 में एक साझा मित्र के माध्यम से परिचय के बाद डेटिंग शुरू की। जून 2018 में उनकी सगाई हुई। 7 और सितंबर 2019 में उनकी शादी हुई। चार्ल्स मलिक व्हिटफील्ड, जन्म 1 अगस्त 1972, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन मिनी सीरीज द टेम्पटेशंस 1998 में ओटिस विलियम्स के रूप में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें टेलीविजन मूवी या मिनी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नाक इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। व्हिटफील्ड ने बाद में टेलीविजन सीरीज द गार्जियन और इफ लविंग यू इज रॉन्ग में अभिनय किया और सुपरनैचुरल, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, एम्पायर और शिकागो मेड में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। जीवन और करियर। व्हिटफील्ड का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में हुआ था। 3 उन्होंने 1992 में अपने करियर की शुरुआत की और 1993 से 1994 तक ABC के डेटाइम सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में बेन प्राइस की भूमिका निभाई। बाद में वे फ्रेश और ब्लीडिंग हार्ट्स जैसी फिल्मों में नजर आए। 3 व्हिटफील्ड को 1998 की लघु श्रृंखला द टेम्पटेशंस में ओटिस विलियम्स की भूमिका के लिए जाना जाता है। 4-5 2001 से 2003 तक उन्होंने CBS की कानूनी ड्रामा सीरीज द गार्जियन में जेम्स मूनी की भूमिका निभाई। 6 व्हिटफील्ड ने बाद में CSI, मियामी, कैसल, द गेम, प्राइवेट प्रैक्टिस, व्हाइट कॉलर, रिजोली एंड आइल्स, बॉडी ऑफ प्रूफ, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, द गुड वाइफ और स्कॉर्पियन में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने 2007 से 2008 तक CW सीरीज सुपरनैचुरल में एजेंट हेनरिकेन की आवर्ती भूमिका भी निभाई और कई टेलीविजन पायलटों में सहअभिनय किया। व्हिटफील्ड ने यूबीसॉफ्ट के फर्स्ट पर्सन शूटर फार क्राई 3 में डेनिस के रूप में भी काम किया, जो पूरे गेम में जेसन ब्रॉडी की मदद करता है। उद्धरण वाचित। 2014 में व्हिटफील्ड ने ओपरा विनफ्रे नेटवर्क सीरीज इफ लविंग यू इज रॉन्ग में अप्रैल पार्कर जोन्स के किरदार की प्रेमिका के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 7-8 यह सीरीज 2019 में समाप्त हुई। 2016 में वह एंथोलॉजिकल सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 6ठे सीजन के 3 एपिसोड में मेसन हैरिस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2019 में व्हिटफील्ड ने बाउंस टीवी के मूल सिटकॉम लास्ट कॉल में डेरियस नाइट की मुख्य भूमिका निभाई।
2022 में उन्होंने ऑल ब्लॉक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज टेरर लेक ड्राइव के दूसरे सीजन में अभिनय किया। रिकी ली लॉसन 3, जन्म 7 मार्च 1947, 4, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन पर अभिनय किया है। उन्हें शायद विशिष्ट शैली की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1982 की फिल्म पोल्टरजिस्ट में रयान और 1983 की NBC मिनी सीरीज वी में डॉ. बेन टेलर की भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन और करियर। कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में रिकी ली लॉसन के रूप में जन्मे लॉसन को संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती किया गया और वे चिकित्सक बने। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने वियतनाम में 21 महीने सेवा की और कार्रवाई में घायल हो गए। 4, अपनी सैन्य ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर शुरू किया। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका बिना श्रेय के 1971 की फिल्म डर्टी हैरी में हत्या के लिए लक्षित एक समलैंगिक व्यक्ति की थी। 1973 में उन्होंने स्क्रीम ब्लाकुला स्क्रीम में विलिस का किरदार निभाया। उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में 1979 की फिल्म द मेन इवेंट और 1984 का ड्रामा स्ट्रीट्स ऑफ फायर शामिल है, जहां उन्होंने ऑफिसर एड प्राइस की भूमिका निभाई थी। लॉसन की पहली चल रही टेलीविजन श्रृंखला में अभिनीत भूमिका 1977 में ऑस्ट्रेलियाई नाटक होटल स्टोरी में थी। उन्होंने 1986 से 1987 तक प्राइम टाइम सोप ओपेरा डायनेस्टी में निक किम्बॉल की चल रही भूमिका निभाई। 1989 से 1991 तक द डेज एंड नाइट्स ऑफ मॉली डोड में जासूस नाथनियल हॉथोर्न के रूप में दिखाई दिए और 1992 से 1994 तक डे टाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लुकास बार्न्स के रूप में थे। लॉसन ने टेलीविजन पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाई है, जिनमें कोजैक, गेट क्रिस्टी लव, सिस्टर, सोल फूड, द बर्नी मैक शो, द डिवीजन, ऑल इन द फैमिली और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में भूमिकाएं शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। लॉसन ने अपनी पहली पत्नी, अभिनेत्री डेनिस गोडी से नए साल की पूर्व संध्या 1978 से 1989 तक शादी की थी। 2, उनकी एक बेटी, अभिनेत्री बियांका लॉसन 1979 में पैदा हुई। लॉसन का एक बेटा भी है, जिसका नाम रिकी है, जो 1992 में पैदा हुआ था। 22 मार्च 1992 को लॉसन न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में लागार्डिया हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद यूएस एयर फ्लाइट 405 विमान दुर्घटना में बच गए। 6, 2013 की गर्मियों के दौरान उन्होंने फैशन डिजाइनर और गायकों बेयोंसे और सोलेंज नोल्स की मां टीना नोल्स को डेट करना शुरू किया। 7, लॉसन और नोल्स एक दूसरे को 30 से अधिक वर्षों से जानते थे, क्योंकि वह उनकी दिवंगत बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी। 9, इस जोड़े ने 12 अप्रैल 2015 को शादी की। 10, नोल्स ने जुलाई 2023 में तलाक के लिए अर्जी दी और इसे 2024 में अंतिम रूप दिया गया। 11, फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1971 डर्टी हैरी समलैंगिक। 1973 चीख ब्लाकुला चीख विलिस डेनियल्स। फोक्स स्टाइल लिटिल हेनरी। 1974 शुगर हिल लैंगस्टन वेलेंटाइन। बोगार्ड लेरॉय फिस्क। 1975 क्रॉस फायर अधिकारी केन डिलार्ड टीवी फिल्म। 1977 ओड्रे रोज पुलिसकर्मी नंबर 1। 1978 घर आ रहा थपथपाना। 1979 चार्ल्सटन जेम्स हैरिस टीवी फिल्म। जेरिको मील आरसी स्टाइल्स टीवी फिल्म। भैंस सैनिक कालेब हॉलिडे टीवी फिल्म। मुख्य समारोह हेक्टर मंटिला। 1980 स्वर्णिम क्षण, एक ओलंपिक प्रेम कहानी जीन डेविस टीवी फिल्म। 1982 पोल्टरगाइस्ट रयान। लीडफुट अधिकारी वेंचेक टीवी फिल्म। 1984 आग की सड़कें अधिकारी एड प्राइस। 1985 चिपकना कॉर्नेल। 1986 प्रभाव में डेबोरा एन डेबी मॉर्गन, जन्म 20 सितंबर, नोट एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। मॉर्गन कई फिल्मों और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी है और उन्हें एबीसी सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सटर की भूमिका के लिए जाना जाता है। मॉर्गन 1989 में एंजी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का डे टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी थी।
वह चार्म्ड के चौथे और पांचवें सीजन में सीर के रूप में अपनी भूमिका के लिए भी जानी जाती है। फिल्म में ईव्स बेऊ 1997 में मॉडेल बेटिस डेलाक्रोइक्स के रूप में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड अर्जित किया। हाल ही में उन्होंने स्टारज क्राइम ड्रामा सीरीज पावर और इसके स्पिन ऑफ पावर बुक 2 घोस्ट में 2014 से 2021 तक एस्टेले ग्रीन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फॉक्स ड्रामा सीरीज आवर काइंड ऑफ पीपल में भी सहअभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। मॉर्गन का जन्म डन, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उद्धरण वांछित, वे एक शिक्षिका लोरा और एक कसाई जॉर्ज मॉर्गन जूनियर की बेटी थीं। उनकी एक छोटी बहन टेरी है। जब मॉर्गन अभी बच्ची ही थी, तब परिवार ब्रोंक्स में स्थानांतरित हो गया था। 1997 में पीपल पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में मॉर्गन ने खुलासा किया कि उनके पिता एक शराबी थे और उन्हें गालियां देते थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मॉर्गन को याद है कि उनकी मां अक्सर अपने पिता से भाग जाती थी। उनके पिता की 1975 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। 5 मॉर्गन ने एक्विनास हाई स्कूल से स्नातक किया। 6 आजीविका। मॉर्गन की सबसे पहली फिल्म भूमिका 1976 में फिल्म मंकी हसल में थी। उन्होंने वी की भूमिका निभाई थी। मॉर्गन की सबसे पहली आवर्ती भूमिका 1976 से 1977 तक व्हाट्स हैपनिंग में डायने हैरिस के रूप में थी और गुड टाइम्स में भी दिखाई दी थी। 1979 में उन्हें 1979 की मिनी सीरीज रूट्स द नेक्स्ट जनरेशन में एलेक्स हेली की महान चाची एलिजाबेथ हार्वे के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और द व्हाइट शैडो में कर्टिस जैक्सन की पूर्व प्रेमिका के रूप में उनकी अतिथि भूमिका में जो वेश्या बन गई थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सटर हबर्ड की थी, एक भूमिका जो उन्होंने मूल रूप से जनवरी 1982 से जुलाई 1990 तक निभाई थी। 1989 में मॉर्गन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने सांता बारबरा अभिनेत्री नैन्सी ली ग्राहन के साथ साझा किया। उन्होंने और विलियम्स ने 1980 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क हॉट ट्रैक्स नामक एक संगीत वीडियो शो की सहमेजबानी भी की। उद्धरण वाचित। ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ने के बाद मॉर्गन ने एनबीसी सोप ओपेरा जेनरेशंस अभिनेत्री शेरोन ब्राउन की जगह में चैंटल मार्शल की भूमिका निभाई और शो के अंत तक बनी रहीं। फिर उन्होंने 1993 में एबीसी के लविंग में एंजी हबर्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 1995 में वह उसी किरदार को द सिटी लविंग का एक नया संस्करण में ले आईं, जिससे मॉर्गन 3 अलग-अलग सोप ओपेरा में एक ही चरित्र को चित्रित करने वाले कुछ कलाकारों में से एक बन गईं। 1997 से 1998 तक उन्होंने पोर्ट चार्ल्स में डॉ एलेन बर्गेस की भूमिका भी निभाई। 1980 और 1990 के दशक में मॉर्गन अश्वेत महिलाओं के लिए संभावनाओं का एक वास्तविक प्रतीक बन गईं, क्योंकि उनकी सभी सोप ओपेरा भूमिकाओं में उन्होंने एक सफल डॉक्टर की भूमिका निभाई। मॉर्गन ने निर्देशक कासी लेमोस की ड्रामा फिल्म ईव्स बेऊ 1997 में क्लैरवॉयंट मोजेल बेटिस्ट डेलाक्रोइक्स के चित्रण के लिए फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा अर्जित की। साथ अपने चित्रण के लिए उन्होंने शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड और एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता और उन्हें इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने सोप ओपेरा छोड़ दिए और शीस ऑल दैट 1999, द हरिकेन 1999, लव एंड बास्केटबॉल 2000, वुमन टू आर्ट लूज्ड 2004, कोच कार्टर 2005, रिलेटिव स्ट्रेंजर्स 2006 और कलर ऑफ द क्रॉस 2006 में भूमिकाओं के साथ अपना फिल्मी करियर शुरू किया। टेलीविजन पर उन्होंने द प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बोस्टन पब्लिक, प्रोविडेंस और सोल फूड में भूमिकाएं निभाईं। 2002 से 2003 तक मॉर्गन ने लाइफटाइम ड्रामा सीरीज फॉर द पीपल में ली थॉम्पसन के साथ मुख्य किरदार लोरा गिब्सन का किरदार निभाया। उन्होंने चार्म्ड के चौथे और पांचवें सीजन में दृष्टा की भूमिका भी निभाई। मॉर्गन अपने सहकलाकार डेर्नेल विलियम्स के साथ डेटाइम टेलीविजन छोड़ने के 10 साल बाद जनवरी 2008 में ऑल माई चिल्ड्रन में लौटीं। 9 मई 2009 और 2011 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
10/2011 में एबीसी ने ऑल माई चिल्ड्रन को रद्द कर दिया और मॉर्गन 7 अक्टूबर 2011 को द यंग एंड द रेस्टलेस के कलाकारों में योलांडा हार्मनी हैमिल्टन के रूप में शामिल हो गए। 23 सितंबर 2011 को ऑल माई चिल्ड्रन के अंतिम टेलीविजन एपिसोड प्रसारित होने के ठीक 2 हफ्ते बाद 2013 में मॉर्गन ऑल माई चिल्ड्रन के वेब आधारित रीबूट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एंजी हबर्ड की भूमिका दोहराई। 13 श्रृंखला का प्रीमियर 29 अप्रैल 2013 को हुआ था और एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 14-15 नवंबर 2013 में ऑल माई चिल्ड्रन के रद्द होने के बाद मॉर्गन को स्टारज ड्रामा सीरीज 16-17 2015 में उन्होंने रिचर्ड लॉसन और विविका ए फॉक्स के साथ 2 TV1 हॉलिडे फिल्मों में अभिनय किया, रॉयल फैमिली थैंक्सगिविंग और रॉयल फैमिली क्रिसमस। 18-19 मॉर्गन ने बाद में लाइफटाइम बायोपिक टोनी ब्रेक्सटन अनब्रेक माई हार्ट में टोनी ब्रेक्सटन की मां की भूमिका निभाई। 2017 में मॉर्गन मार्वल मिनी सीरीज द डिफेंडर्स में डेलोरेस की भूमिका में दिखाई दी। अगले वर्ष उन्होंने बीईटी ड्रामा सीरीज द क्वाड में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2019 में वह नेटफ्लिक्स फिल्म सेक्सटुप्लेट्स में मार्लन वेंस अभिनीत दिखाई दी। उन्होंने लाइफटाइम फिल्म मेरी लिटिल क्रिसमस और उसके सीक्वल में केली रॉलैंड के साथ अभिनय किया। 2021 में उन्हें ली डेनियल के प्राइम टाइम सोप ओपेरा आवर काइंड ऑफ पीपल में याया दाकोस्टा के साथ कास्ट किया गया। 2023 में उन्होंने लाइफटाइम बायोपिक कीशिया कोल दिस इज माई स्टोरी में कीशिया कोल की मां का किरदार निभाया। टीवी फैनेटिक की जैस्मीन ब्लू ने अपनी समीक्षा में लिखा, डेब्बी मॉर्गन हालांकि हमेशा से एक ताकत रही है, एक किंवदंती जो यही और अभी अपने फूलों के हर आखिरी टुकड़े की हकदार है। यह कहना कि उन्होंने इस फिल्म को चुरा लिया सदी की सबसे बड़ी कमी होगी। वह शानदार थी। उन्होंने फ्रैंकी की भूमिका में इतना उल्लेखनीय काम किया, कुछ क्षण ऐसे थे जब मुझे सचमुच सिहरन हुई। यह लगभग भयानक है कि मॉर्गन ने दिवंगत मां और दादी को कितनी अच्छी तरह से निभाया। 24 मॉर्गन को बाद में टाइलर पेरी द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। व्यक्तिगत जीवन। मॉर्गन की 4 शादियां हो चुकी है और उनकी कोई संतान नहीं है। उनकी पहली शादी 1980 से 1984 तक चार्ल्स वेल्डन से हुई थी। 1989 में मॉर्गन ने अभिनेता चार्ल्स एस डटन से शादी की और 1994 में उनका तलाक हो गया। 1997 से 2000 तक मॉर्गन की शादी फोटोग्राफर डॉन थॉम्पसन से हुई। जून 2009 से मॉर्गन की शादी जेफरी विंस्टन से हुई है। ब्रायन केकोआ तनाका IPA BRANTNK ओलंपिया वाशिंगटन जन्म 11 अप्रैल 1983 एक अमेरिकी नर्तक, कोरियोग्राफर, अभिनेता और रचनात्मक निर्देशक है जो मारिया केरी, रिहाना, जेनिफर लोपेज, मैडोना और बेयोंसे जैसे वैश्विक संगीत आइकन के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 1, 2, 3, 4 आजीविका। तनाका ने अपने पेशेवर नृत्य करियर की शुरुआत 2000 के दशक के मध्य में की थी। 2004 में उन्हें डेस्टिनीज चाइल्ड के साथ उनके डेस्टिनी फुलफिल्ड एंड लव इन इट टूर में प्रस्तुति देने का अवसर मिला, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिला। 2006 में उन्होंने नेली फुर्टाडो के मैनीटर संगीत वीडियो में एक नर्तक के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 5 उसी वर्ष वह मारिया कैरी के द एडवेंचर्स ऑफ मिमी टूर में शामिल हुए, जिसने पॉप आइकन के साथ उनके दीर्घकालिक पेशेवर संबंधों की शुरुआत को चिह्नित किया। ब्रायन ने तब से प्रमुख संगीत पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया है, जिनमें ग्रैमी पुरस्कार, MTV वीडियो म्यूजिक पुरस्कार और MTV यूरोप म्यूजिक पुरस्कार शामिल है। 6 उन्हें वीडियो फोन में उनके काम के लिए 2010 MTV वीडियो म्यूजिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 7 उसी कार्यक्रम में उन्होंने अशर के साथ प्रदर्शन किया। एक कोरियोग्राफर और डांसर के रूप में अपने काम के अलावा ब्रायन ने एक मॉडल और अभिनेता के रूप में भी काम किया है, जिसमें नाइके, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, ओल्ड नेवी और आईपॉड जैसी कंपनियों के विज्ञापन अभियानों में शामिल है। 2010 की शुरुआत में उन्होंने केविन कॉसम के संगीत से सजी त्रयी हुक वर्सेस ब्रिज का निर्माण, निर्देशन, नृत्य निर्देशन और प्रदर्शन किया।
अगले वर्षों में तनाका ने मनोरंजन उद्योग में अपने करियर का विस्तार किया और प्रमुख नृत्य प्रस्तुतियों में भूमिकाएं हासिल कीं। वह स्टेप अप रेवोल्यूशन 2012 में दिखाई दिए और डांसिंग विद द स्टार्स में प्रदर्शन किया। बेयोंसे के साथ उनके सहयोग में आई एम वर्ल्ड टूर में भागीदारी और रन द वर्ल्ड गर्ल्स और लव ऑन टॉप के संगीत वीडियो में उपस्थिति शामिल थी, जिनमें से बाद वाले के कोरियोग्राफ में उन्होंने भी योगदान दिया। 2014 में उन्होंने अपना एकल बाउंस रिलीज किया। मारिया केरी के साथ तनाका के लंबे समय से चले आ रहे पेशेवर रिश्ते ने उन्हें स्वीट स्वीट फैंटेसी टूर 2016 सहित कई टूर में शामिल होते देखा। 2017 के बाद से उन्होंने न केवल ऑल द हिट्स टूर 2017, द बटरफ्लाई रिटर्न्स रेजिडेंसी 2018 से 2020, कॉशन वर्ल्ड टूर 2019 और 2016 से 2022 तक केरी के वार्षिक क्रिसमस शो में प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्य कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। 8-9 जुलाई 2018 में सीजर पैलेस में द बटरफ्लाई रिटर्न्स के दौरान तनाका फैंटेसी का प्रदर्शन करते हुए। 2024 में तनाका टायलर पेरी की नेटफ्लिक्स सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में ऑफिसर एलेक्स की भूमिका निभाते हुए दिखाई दीं। 10 व्यक्तिगत जीवन। अक्टूबर 2016 में उन्होंने अमेरिकी गायिका गीतकार मारिया कैरी के साथ डेटिंग शुरू की। 26 दिसंबर 2023 को तनाका ने पुष्टि की कि 7 साल की डेटिंग के बाद वह और कैरी अलग हो गए हैं। 12 एकल 2014 बाउंस वीडियो संगीत। 2021 क्रिसमस पर प्यार में पड़ना, मारिया केरी, खालिद और किर्क फ्रैंकलिन। 2019 ए नो नो, मारिया केरी। 2014 बाउंस ब्रायन तनाका। 2011 लव ऑन टॉप, बेयोंसे। 2011 एंड ऑफ टाइम लाइव, बेयोंसे। 2011 रन द वर्ल्ड गर्ल्स, बेयोंसे। 2011 ऑन द फ्लोर, जेनिफर लोपेज फीट, पिटबुल। 2011 व्हाट अ फीलिंग, केली रॉलैंड फीट, एलेक्स गॉडिनो। 2010 ते अमो, रिहाना। 2009 बैड बॉयज, एलेक्जेंड्रा बर्क फीट, फ्लोरिडा। 2009 वीडियो फोन, बेयोंसे। 2007 अपग्रेड यू, बेयोंसे। 2007 डोंट स्टॉप द म्यूजिक, रिहाना। 2007 शट अप एंड ड्राइव, रिहाना। 2007 अम्ब्रेला, रिहाना। 2006 मैनीटर, नेली फुर्टाडो। रिको रॉस एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 1986 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एलियंस में प्राइवेट फ्रॉस्ट की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। रॉस का जन्म शिकागो में हुआ था। 1 आजीविका। रॉस की पहली टेलीविजन भूमिका द यंग एंड द रेस्टलेस में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में थी, जिसके बाद उन्होंने हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक छोटा सा किरदार निभाया और व्हिटनी ह्यूस्टन के 1985 के हिट गाने सेविंग ऑल माई लव फॉर यू के म्यूजिक वीडियो में मुख्य पुरुष भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने एलियंस 1986 फिल्म में प्राइवेट रिको फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई और डेथ विश 3 इंच 1985, स्पाइस लाइक अस 1985, द डर्टी डजन, नेक्स्ट मिशन 1985 की टीवी फिल्म, डिस्प्लेस्ड पर्सन, अमेरिकन प्लेहाउस का 1985 का एपिसोड, गुलिवर्स ट्रेवल्स 1996, मिशन इम्पॉसिबल 1996, फियर्स क्रिएचर्स 1997, नेट एंड द कर्नल 2003 और हाइड्रा 2009 फिल्मों में भी दिखाई दिए। 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों तक वे यूनाइटेड किंगडम में रहे और वहीं काम किया। उन्होंने BBC 1 के नाटक वेस्ट बीच में ग्रेग डकोस्टा का किरदार निभाया। एक वहाँ रहते हुए उन्होंने डॉक्टर हू 1988 के धारावाहिक द ग्रेटेस्ट शो इन द गैलेक्सी और जीव्स एंड वूस्टर में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और 1991 की लघु श्रृंखला स्लीपर्स में CIA एजेंट कार्ल रिचफील्ड की सहायक भूमिका निभाई। रॉस अब विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारित होने वाले टीवी शो में भी दिखाई देते हैं। एलियंस। रिको रॉस ने मूल रूप से कॉर्पोरल हिक्स की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। फिर उन्हें प्राइवेट ड्रेक की भूमिका की पेशकश की गई,
लेकिन उन्होंने फुल मेटल जैकेट में काम करने के लिए इसे ठुकरा दिया। हालांकि जेम्स कैमरून रॉस के ऑडिशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रॉस्ट का किरदार खास तौर पर उनके लिए लिखा और परिणामस्वरूप रॉस ने एलियंस में काम करने के लिए कुब्रिक का प्रोडक्शन छोड़ दिया। 2014 में पॉडकास्ट आई वाज देयर 2 के लिए दिए एक साक्षात्कार में रॉस ने बताया कि प्राइवेट फ्रॉस्ट का पहला नाम असल में रॉबर्ट है। अवस्था 1994 में रॉस ने स्किन नाटक में प्रदर्शन करते हुए ग्रेट ब्रिटेन का दौरा किया। न्यूयॉर्क पोस्ट एनवाई पोस्ट न्यूयॉर्क शहर से प्रकाशित होने वाला एक अमेरिकी रूढ़िवादी 3 दैनिक टैब्लॉइड अखबार है। पोस्ट 3 ऑनलाइन साइटें भी संचालित करता है, nypost.com, 4page6.com, एक गपशप साइट और decider.com, एक मनोरंजन साइट। इस अखबार की स्थापना 1801 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने की थी, जो एक संघीय और संस्थापक पिता थे और जिन्हें जॉर्ज वाशिंगटन ने देश का पहला राजकोष सचिव नियुक्त किया था। 19वीं सदी में यह अखबार न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट, मूल रूप से न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट के नाम से एक प्रतिष्ठित ब्रॉडशीट अखबार बन गया। 5 इसके सबसे उल्लेखनीय 19वीं सदी के संपादक विलियम कुलेन ब्रायंट थे। 20वीं सदी के मध्य में अखबार का स्वामित्व डोरोथी शिफ के पास था, जिन्होंने टैब्लॉइड प्रारूप विकसित किया था जिसका इस्तेमाल तब से अखबार द्वारा किया जा रहा है। 1976 में रूपर्ट मर्डोक की न्यूज कॉर्प ने पोस्ट को 30.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2024 में $169 मिलियन के बराबर में खरीद लिया। 6-7 2023 तक न्यूयॉर्क पोस्ट सभी अमेरिकी समाचार पत्रों में प्रिंट प्रसार के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा समाचार पत्र है। 8 इतिहास 19वीं सदी। अधिक जानकारी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। न्यूयॉर्क पोस्ट की स्थापना 1801 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा की गई थी, जो एक संस्थापक पिता थे और जिन्हें जॉर्ज वाशिंगटन ने देश का पहला राजकोष सचिव नियुक्त किया था। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1801 में विलियम कोलमैन को समाचार पत्र का प्रथम संपादक नियुक्त किया। कोलमैन 1829 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर कार्यरत रहे। विलियम कुलेन ब्रायंट, पोस्ट के 19वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय संपादक। पोस्ट की स्थापना अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1801 की शरद ऋतु में निवेशकों के एक समूह से लगभग $10,000 2024 में 188,980 के बराबर 6 के साथ न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट के रूप में की थी। 9 एक ब्रॉडशीट। हैमिल्टन के सहनिवेशकों में फेडरलिस्ट पार्टी के अन्य न्यूयॉर्क सदस्य शामिल थे, जिनमें रॉबर्ट ट्रूप और ओलिवर वोलकोट 10 शामिल थे, जो थॉमस जेफरसन के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की लोकप्रियता में वृद्धि से निराश थे। 1174 आर्चीबाल्ड ग्रेसी के सप्ताहांत विला में आयोजित एक बैठक में, जो अब ग्रेसी मेशन है, हैमिल्टन ने नए पेपर के लिए पहले निवेशकों की भर्ती की। 12 हैमिल्टन ने विलियम कोलमैन को अपना पहला संपादक चुना। 1174 19वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय इवनिंग पोस्ट संपादक कवि और उन्मूलनवादी विलियम कुलेन ब्रायंट थे। 1190 ब्रायंट के संपादन में इवनिंग पोस्ट इतना सम्मानित था कि इसे 1864 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल से प्रशंसा मिली। 13 साहित्यिक और नाटक समीक्षाओं के अलावा विलियम लेगेट ने पोस्ट के लिए राजनीतिक संपादकीय लिखना भी शुरू किया। लेगेट ने केंद्रीय बैंकिंग का कड़ा विरोध किया और श्रमिक संघों के संगठन का समर्थन किया। वे समान अधिकार पार्टी के सदस्य थे। 1831 में वे पोस्ट के सहमालिक और संपादक बन गए। उद्धरण वांछित अंतः अखबार के एकमात्र संपादक के रूप में काम किया, जबकि ब्रायंट 1834 और 1835 में यूरोप की यात्रा पर थे। 14 इस अवधि के दौरान अखबार के सहमालिकों में से एक जॉन बिगेलो थे। 15 न्यूयॉर्क के मार्लेन ऑन हडसन में जन्मे बिगेलो ने 1835 में यूनियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे सिग्मा फी सोसाइटी और फिलोमैथियन सोसाइटी के सदस्य थे। 16 और 1838 में बार में भर्ती हुए। 15 1849 से 1861 तक वे इवनिंग पोस्ट के संपादकों और सहमालिकों में से एक थे। 15 ब्रायंट और बिगेलो के साथ एक और मालिक इसहाक हेंडरसन थे। 17 1877 में इससे उनके बेटे इसहाक हेंडरसन जूनियर की भागीदारी हुई,
जो कॉलेज से स्नातक होने के सिर्फ 5 साल बाद ही अखबार के प्रकाशक, शेयरधारक और इसके बोर्ड के सदस्य बन गए। 18 इवनिंग पोस्ट के साथ हेंडरसन सीनियर का 33 साल का कार्यकाल 1879 में समाप्त हो गया, जब यह पता चला कि उन्होंने पूरे समय ब्रायंट को धोखा दिया था। 17 हेंडरसन जूनियर ने 1881 में अखबार में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। 18 1881 में हेनरी विलार्ड ने इवनिंग पोस्ट और द नेशन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो पोस्ट का साप्ताहिक संस्करण बन गया। इस अधिग्रहण के साथ अखबार का प्रबंधन कार्ल शूर्ज, होरेस व्हाइट और एडविन एल गॉर्किन की तिकरी द्वारा किया जाने लगा। 19 जब शूर्ज ने 1883 में अखबार छोड़ दिया तो गॉर्किन प्रधान संपादक बन गए। 20 व्हाइट 1899 में प्रधान संपादक बने और 1903 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे। 21-22 1897 में दोनों प्रकाशन विलार्ड के बेटे ओस्वाल्ड गैरिसन विलार्ड के प्रबंधन में चले गए। 23 जो नाप 24 और अमेरिकन एंटी इंपीरियलिस्ट लीग दोनों के संस्थापक सदस्य थे। 11 257 20वीं सदी अप्रैल 1974 में न्यूयॉर्क सिटी सबवे का एक यात्री न्यूयॉर्क पोस्ट पर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन समर्थक सहानुभूति के व्यापक आरोपों के बाद, जिसके कारण अखबार का प्रसार प्रभावित हुआ, विलार्ड ने 1918 में अखबार बेच दिया। नए मालिक थॉमस लेमोंट थे, जो वॉल स्ट्रीट फर्म जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के एक वरिष्ठ भागीदार थे। अखबार के वित्तीय घाटे को रोकने में असमर्थ, उन्होंने इसे 34 वित्तीय और सुधारवादी राजनीतिक नेताओं के एक संघ को बेच दिया, जिसके अध्यक्ष हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन एडविन फ्रांसिस के थे और जिसके सदस्यों में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी शामिल थे। 1924 में रूढ़िवादी साइरस H.K. कर्टिस, 25 लेडीज होम जर्नल के प्रकाशक, ने इवनिंग पोस्ट 26 को खरीद लिया और 9 साल बाद 1933 में इसे कुछ समय के लिए एक गैर सनसनीखेज टैब्लॉइड में बदल दिया। 26 1928 में विलेला वाल्डोर्फ इवनिंग पोस्ट में ड्रामा एडिटर बनी। वह अखबार में संपादकीय भूमिका निभाने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। 27 इवनिंग पोस्ट में अपने कार्यकाल के दौरान वह न्यूयॉर्क के किसी अखबार में एकमात्र महिला प्रथम स्तरीय आलोचक थीं। 28 उनसे पहले क्लारा सैवेज लिटिलडेल थीं, जो पोस्ट द्वारा नियुक्त पहली महिला रिपोर्टर थी और 1914 में महिला पृष्ठ की संपादक थीं। 29 1934 में जे. डेविड स्टर्न ने अखबार खरीदा, इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क पोस्ट कर दिया। 26 और इसके ब्रॉडशीट आकार और उदार दृष्टिकोण को बहाल किया। 11 292 उसी वर्ष के 4 महीनों के लिए अलास्का से भावी अमेरिकी सीनेटर अर्नेस्ट ग्रुएनिंग अखबार के संपादक थे। 1939 में डोरोथी शिफ ने अखबार खरीद लिया। उनके पति जॉर्ज बेकर को संपादक और प्रकाशक नियुक्त किया गया। 30 उनके दूसरे संपादक और तीसरे पति टेड थैकरे 1942 में शिफ के साथ सह प्रकाशक और सहसंपादक बने। 31 दोनों ने मिलकर अखबार को उसके आधुनिक टैब्लॉइड स्वरूप में हाला। 11 556 1945 में द ब्रोंक्स होम न्यूज का इसमें विलय हो गया। 32 1949 में जेम्स वेक्सलर अखबार के संपादक बने और समाचार और संपादकीय दोनों पृष्ठों का संचालन किया। 1961 में उन्होंने समाचार अनुभाग पॉल सेन को सौंप दिया और 1980 तक संपादकीय पृष्ठ के संपादक के रूप में कार्यरत रहे। शिफ के कार्यकाल में पोस्ट को उदारवादी झुकाव वाला माना जाता था, जो ट्रेड यूनियनों और सामाजिक कल्याण का समर्थन करता था, और इसमें उस समय के कुछ सबसे लोकप्रिय स्तंभकार शामिल थे, जैसे कि जोसेफ कुकमैन, ड्रू पियर्सन, एलेनोर रूजवेल्ट, मैक्स लर्नर, मरे केम्पटन, पीट हैमिल और एरिक सेवरेड, थिएटर आलोचक रिचर्ड वाट्स जूनियर और गपशप स्तंभकार अर्ल विल्सन। नवंबर 1976 में यह घोषणा की गई कि ऑस्ट्रेलियाई रूपर्ट मर्डोक ने शिफ से पोस्ट को इस इरादे से खरीदा था कि शिफ को 5 साल के लिए सलाहकार के रूप में रखा जाएगा। 33 2005 में यह बताया गया कि मर्डोक ने अखबार को 30.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। 7 इस समय पोस्ट न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र जीवित दोपहर का दैनिक था और शिफ के नेतृत्व में इसका प्रसार 2/3 तक बढ़ गया था, खासकर प्रतिस्पर्धी वर्ल्ड जर्नल ट्रिब्यून की विफलता के बाद।
हालांकि दिन के समय यातायात की बढ़ती भीड़भाड़ वाले शहर में दोपहर के दैनिक के संचालन की बढ़ती लागत और विस्तारित स्थानीय रेडियो और टीवी समाचारों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने पोस्ट के मुनाफे को कम कर दिया। हालांकि इसने 1949 से शिफ्ट के स्वामित्व के अंतिम वर्ष तक, जब इसे 500,000 का नुकसान हुआ, अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तब से यह अखबार घाटे में ही रहा है। 1174 अक्टूबर 1995 के अंत में पोस्ट ने अपने सोमवार से शनिवार के प्रकाशन कार्यक्रम को बदलने और रविवार संस्करण जारी करने की योजना की घोषणा की। 34 जिसे उसने आखिरी बार 1989 में संक्षिप्त रूप से प्रकाशित किया था। 33 14 अप्रैल 1996 को पोस्ट ने अपना नया रविवार संस्करण 50 सेंट प्रति पेपर की लागत पर वितरित किया और इसका आकार 120 पृष्ठों का रखा। 36 यह राशि द न्यूयॉर्क डेली न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स के रविवार संस्करणों की तुलना में काफी कम थी, जो देश के सबसे प्रतिस्पर्धी समाचार पत्र बाजार में एक जगह खोजने के लिए पोस्ट के प्रयासों का हिस्सा थी। 37 फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को लॉन्च करने के लिए मेट्रो मीडिया से WNEW-TV, जो अब WNYW है, और 4 अन्य स्टेशनों की खरीद के बाद मीडिया क्रॉस स्वामित्व को सीमित करने वाले संघीय नियमों की स्थापना के कारण मर्डोक को 1988 में $37.6 मिलियन, 2024 में $100 मिलियन के बराबर में पेपर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 पीटर एस कलिको, एक रियल एस्टेट मैग्नेट जिसे मीडिया उद्योग में कोई अनुभव नहीं था। 38 1988 में पोस्ट ने मैनहट्टन इंक की संस्थापक संपादक जेन एम्स्टरडम को अपनी पहली महिला संपादक के रूप में नियुक्त किया और 6 महीने के भीतर अखबार ने सनसनीखेज सुर्खियों को कम कर दिया। 39 1 साल के भीतर एम्स्टरडम को कलिको ने बाहर कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर उनसे कहा था कि विश्वसनीयता नहीं बिकती। आपके बड़े स्कूप महान हैं, लेकिन वे अधिक पेपर नहीं बेचते हैं। 40 1993 में कलिको ने दिवालियापन की घोषणा के बाद 38 अखबार को अस्थायी रूप से स्टीवन होफेनबर्ग द्वारा प्रबंधित किया गया था। 38 एक फाइनेंसर जिसने बाद में प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया। 41 और 2 सप्ताह के लिए अबे हिर्शफेल्ड द्वारा। 42 जिसने पार्किंग गैरेज का निर्माण करके अपना भाग्य बनाया। होफेनबर्ग हिर्शफेल्ड साझेदारी के खिलाफ कर्मचारियों के विद्रोह के बाद, जिसमें एक ऐसे अंक का प्रकाशन भी शामिल था जिसके मुखपृष्ठ पर संस्थापक अलेक्जेंडर हैमिल्टन की एक आंसू की बूंद के साथ प्रतिष्ठित मास्टरहेड तस्वीर छपी थी। 43 पोस्ट को 1993 में मर्डोक के न्यूज कॉरपोरेशन द्वारा फिर से खरीद लिया गया। यह तब हुआ जब न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक गवर्नर मारियो कुओमो सहित कई राजनीतिक अधिकारियों ने संघीय संचार आयोग को मर्डोक को क्रॉस ओनरशिप नियमों से स्थायी छूट देने के लिए राजी किया, जिसके कारण उन्हें 5 साल पहले अखबार बेचना पड़ा था। FCC के इस फैसले के बिना अखबार बंद हो गया होता। रिलीज़ किए गए और ये एक फिजियोलॉजिक एक तरह से थ्रिलर सीरीज है, जो कि एक तरह से रेटिंग इसकी मैं आपको बता दूं, सेक्शन 1 के साथ जब ये रिलीज़ हुई तो इसकी रेटिंग 98% की है आज प्रेजेंट टाइम पर। रेड टमाटोज़ की रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ और अलग प्लेटफॉर्म पर इसमें 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है, जो कि बेहतरीन है मूवी के लिए, यानी इस सीरीज के लिए तो एक बेहतरीन चॉइस रहने वाली है। बाकी जैसे ये रिलीज़ होती है 1-2 दिन में इसकी बढ़िया रेटिंग हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ हो चुकी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।